हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ सुकेत से पधारे कवि सुधी नंदन सचिन जी है। कवि सुधी नंदन जी सचिन से हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। साथ ही इन्होंने अपनी काव्य यात्रा कब से शुरू की, इसके पीछे प्रेरणा स्रोत कौन रहे, आइए बात करते हैं कवि सुधी नंदन सचिन जी से। सुधी नंदन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम सुधी नंदन सचिन है और मैं सुकेत से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो काव्य यात्रा है सर, वो वैसे तो जब मैं कॉलेज में था तब अपने क्षेत्र के कुछ कवि जैसे शिवचरण सेन शिवाजी, के.वी. भारती जी सर, और भी जो झालावाड़ के कवि थे जैसे हाड़ा जी हैं, हरीश पाथे सर हैं, तो उनकी रचनाओं को सुनकर प्रेरित होकर मैंने रचना करना शुरू किया था। और फिर जो रचित काव्य था मेरा, उसमें से एक दो कविताएं मैंने, जब कॉलेज में प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो उन कार्यक्रमों में मैंने अपनी उस रचना को सुनाया। और वो जो मेरी पहली रचना थी उसको स्वरचित काव्य पाठ में प्रथम पुरस्कार वहाँ पर दिया गया। तो उसके बाद मेरी रुचि थोड़ी और बढ़ी और उसी दौरान एक टीवी पर शो चलता था, वाह वाह क्या बात है, तो उससे मेरी रुचि और बढ़ती गई। और उसके साथ साथ मैं अपने पीजी कॉलेज के दौरान मतलब जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था तो उसमें साहित्य को एज ए विषय, एज ए सब्जेक्ट में पढ़ रहा था। तो मैं अपने आप को कवि तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, मैं साहित्य का विद्यार्थी ज़रूर हूँ और इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूँ। तो तब से मेरी जो यात्रा है वो चल रही है। और शुरुआत मैंने व्यंग्य लिखने से किया था और अभी मैं गज़ल की तरफ थोड़ा सा प्रयासरत हूँ, उसमें रचनाएं करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुधी नंदन जी, अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं? जी, मैं वैसे सुकेत से बिलोंग करता हूँ और अगर मेरी शिक्षा की बात की जाए तो इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है। और अभी मध्य प्रदेश शासन में मैं बतौर माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और रामगंज मंडी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, सुकेत से हूँ। काव्य रचनाएँ अभी मेरी चल रही हैं और उसमें लगातार आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। सुधी नंदन जी, आपने जब प्रथम बार काव्य पाठ चाहे कॉलेज के मंच पे किया हो, उस समय कैसा महसूस हुआ था आपको? पहली बार जैसी झिझक होती है काव्य करते हुए, सबके मन में थी, लेकिन वहाँ का जो माहौल था और जो कविगण आए हुए थे, पधारे हुए मुख्य अतिथियों के रूप में, और जो शिक्षक महोदय थे, उनकी जो सपोर्ट जो था वहाँ पर, उसमें ऐसा ज़्यादा डरने वाला माहौल नहीं बना। और मैंने आत्मविश्वास के साथ जब वहाँ काव्य पाठ किया था तो काफ़ी वहाँ से जो फीडबैक आया था वो अच्छा आया था। तो वो फीडबैक ही कहीं ना कहीं मुझे और काव्य को लिखने के लिए प्रेरित करता रहा और वो काव्य यात्रा जो है चलती रही। सुधी नंदन जी, आपने जिन साहित्यकारों का नाम सुझाया है जी, उनमें से एक के.वी. भारती जी। के.वी. भारती जी, बिल्कुल। उनका मानना था कि आज भी जो नए नवोदित जो साहित्यकार है वो अच्छी रचना मतलब समाज को दे रहे हैं। तो क्या मानना है आपका, ऐसा है? बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो है के.वी. भारती जी सर, जैसे मैंने नाम लिया कि इन लोगों की बदौलत ही जो नवीन साहित्यकार हैं वो अपनी रचनाओं को एक खुले मंच में एक आत्मविश्वास के साथ बोल पाते हैं। तो वो आत्मविश्वास हमें हमारे जो वरिष्ठ गण हैं उन्हीं से मिलता है, और जो जूनियर एक तरह से मैं अपने आप को कहूँगा तो उनको ये आत्मविश्वास वरिष्ठ लोगों की वजह से ही मिलता है। तो वो समाज में अपनी रचनाएं, अपनी भावनाएं, अपनी बातें खुल के बोल पाते हैं, पहुँचा पाते हैं। सुधी नंदन जी, किन हाड़ौती में काफ़ी साहित्यकार हैं और आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं वो भी एक साहित्यकारों का महाकुंभ भी माना जाता है। बिल्कुल सर। तो किन किन साहित्यकारों का आपके लेखन पर प्रभाव देखने को मिला? मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर मैं कहूँ कि मैंने 3 पंक्तियाँ जो शिवचरण सेन शिवा सर का जो आपको नाम लिया है, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उन्होंने 3 पंक्ति में इतनी गहरी बात कह दी थी
वो हाड़ौती में एक छोटी रचना होती है, 3 पंक्तियों की एक कविता होती है जिसको हाइकू कहते हैं। तो उन्होंने एक हाइकू की रचना की थी और वो 3 पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार थी कि बेटी के माथे फागड़ी बांधताई लागती का रोया। बहुत बढ़िया। अब ये कविता 3 लाइनों में ख़त्म है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो इतना गहरा है, व्यापक है कि उसका प्रभाव कि इतने कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कही जा सकती है। तो कहीं ना कहीं उस तरीके को, उस बात को मैंने स्वीकार करने का या उसको अपने लहजे में लाने की कोशिश मैं मात्र कर रहा हूँ और उस तरीके से लिखने की थोड़ी सी मेरी कोशिश रहती है। सुधीर नंदन जी, आपकी कोई पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें आपकी रचना वगैरह छपी हो? जो अपना रामगंज मंडी क्षेत्र है सर, यहाँ पर हमने शुरुआत में 2017 में, जैसा कि आपको भी बताया था, तो वहाँ से हमने एक आर्यावर्त साहित्य समिति करके समिति का गठन किया जो अपने कोटा में चलती है, उनके सहयोग से उसको प्रारंभ किया। खुमान सिंह जी परिहार उसमें मुख्य रूप में थे। तो वहाँ से हमने काव्य गोष्ठियाँ करना शुरू किया और जैसे जैसे एक वो मंच के रूप में उभरा, लोग जुड़ने लगे, तो फिर हमने एक साझा काव्य संग्रह निकाला जिसका शीर्षक था हमने हार नहीं मानी। बहुत तो उस जो पुस्तक है उसका संपादन जो है खुमान सिंह जी परिहार और हमारे रामगंज मंडी के ही एक गीतकार और लेखक हैं, कवि हैं, जिनका नाम है अजय जयहरी कीर्तिपद। तो उन्होंने दोनों ने संपादन किया था और उसमें काफ़ी सारी रचनाएं अपने क्षेत्र की और बाहर से, वो पूरा राष्ट्रीय एक संकलन था, तो पूरे देश से उसमें रचनाएं आमंत्रित की गई थी और उस पुस्तक को हमने संपादित किया था। सुधीर नंदन जी, आपकी कोई काव्य रचना हो हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी बिल्कुल, मैं अभी ज्वलंत समस्या पे आपको सुनाऊंगा जो शायद मेरे जीवन और सबके जीवन में एक बार ज़रूर आती है, जिसका शीर्षक है शादी। बात तो शादी पे मैंने एक व्यंग्य लिखा है, तो मैं उसी से शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं माँ शारदा के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूँ कि वीणा पानी देना साथ करूं केवल सत्य बात, किसी के भाव को ना मैं क्षति पहुँचाऊँ माँ। वीणा पानी देना साथ करूं केवल सत्य बात, किसी के भाव को ना मैं क्षति पहुँचाऊँ माँ। दूर कर धर्म द्वेष जातियों का भिन्न वेश, केवल मानवता की रीति अपनाऊँ माँ, केवल मानवता की रीति अपनाऊँ माँ। अब इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं माँ शारदा को प्रणाम करके अपना जो पहला व्यंग्य है आपके बीच में रखता हूँ। शादी शीर्षक है उसका, शादी के शादी के कई ये फंडे, जो नहीं सुनेगा उसके पड़ेंगे डंडे। शादी के कई ये फंडे, जो नहीं सुनेगा उसके पड़ेंगे डंडे। बेटा जब होता है जवान, बाप कहता है सीना तान के अब बुलाओ मेहमान, हम भी घर घर लड़कियां देखने जाएंगे, मेरे बेटे के बरी जैसी बहू लाएंगे। बस फिर क्या, इसी काम को आगे बढ़ाया जाता है, बेटे को घर घर घुमाया जाता है और घर में जाते हैं ऐसे जैसे वो दुकान, लड़कियां पसंद करते हैं जैसे कोई सामान, और देखते हैं चेहरा अंदाजा लगा लेते हैं गेरा, देखते हैं चेहरा अंदाजा लगा लेते हैं गेरा, कहते हैं शक्ल से सुंदर अक्ल में भारी है, बस यही मेरे बेटे के लिए उचित नारी है। बहुत बढ़िया व्यंग्य सुधीर नंदन जी आपने वास्तव में सुनाया, दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नंदन जी। जो आप बता रहे हो कि रामगंज मंडी क्षेत्र में भी आपने आर्यावर्त संस्था बनाई, जी साहित्यकारों की, है ना, तो इसमें जगह जगह आप काव्य गोष्ठियाँ करते थे, तो उसमें नवोदित रचनाकार भी जुड़ते होंगे। बिल्कुल। तो कैसा महसूस होता था उन नवोदित रचनाकार जब आते हैं सर? मतलब शुरुआत में जब मैंने रचना शुरू की थी तो समस्या ये होती थी कि जब मैं अपने बच्चे के रूप में अपने आप को सोचता हूँ, तब हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न आता है कि कविता लिखते कैसे हैं, इनका मतलब किताबों का संकलन कैसे होता है, या मुझे ये अगर मैंने लिख दी तो मैं किसको जाके सुनाऊँ, मुझे कहाँ बोलनी है। तो ऐसे मंच हमारे क्षेत्र में शायद उतने उपलब्ध नहीं हो पाते कि कोई भी नया व्यक्ति जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है उसको बोलने का कहीं मौका मिले। तो जब कोई व्यक्ति या कोई नया बच्चा भी हमसे वहाँ काफ़ी हमारे, क्योंकि मैं एक पेशे से शिक्षक भी हूँ, तो और मेरे जो साथी करने सारे वो शिक्षक पेशे से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ जो हमारे विद्यार्थी हुआ करते थे तो वो भी उसमें आया करते थे, अपनी जो रचनाएं हैं उसको लिखने का प्रयास करते थे। वो लिख के उनकी रचनाओं में कुछ ऐसी बातें हो जाती थी जो शायद हमें लगता था कि यार हमसे भी काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा है या कोई प्रभावशाली ढंग से बात कह दी है। तो उस तरीके से जब वो
काव्य पाठ करते थे उस मंच पे, तो उनको देखकर काफ़ी सुख का अनुभव होता है, आंतरिक सुख का अनुभव होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सुधीनंदन जी, आप एक पेशे से शिक्षक हैं जी। कैसे समय निकाल पाते होंगे अपने इन रचनाओं को लिखने के लिए? जैसा कि सर, क्योंकि पैसे से शिक्षक हैं तो बच्चों के साथ जुड़ाव, शिक्षा के साथ जुड़ाव हमेशा रहता ही है, और कहीं कोई समस्या महसूस होती है तो वो भावनाओं का रूप लेती है, और वो भावनाएं जब शब्दों का रूप लेती है तो वो कविता में अपने आप, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई कवि या कोई रचनाकार अपनी रचना लिखता है, रचना उसको खुद मजबूर करती है कि मुझे लिखो। यानी मन अंदर से बिल्कुल भावनाओं से उकेरा जाता है बिल्कुल। सुधीनंदन जी, और एक कोई रचना हो आप सुनाएं। एक और मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहूँगा जो शायद आधुनिक समय पे सटीक बैठे। पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि सजीव में निर्जीव और निर्जीव में सजीव सा भाव देखा है, सजीव में निर्जीव और निर्जीव में सजीव सा भाव देखा है, अपनों का अपनों से बदलता स्वभाव देखा है, और जिसने की कोशिश चलने की सदियों की पगडंडी पर, उसकी शराफत पर कलयुगी खंजर का घाव देखा है। बहुत बढ़िया। तो ये जो 4 पंक्तियां हैं आधुनिक समय पे मैंने लिखी थी, और एक 4 पंक्तियों की छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है अन्नदाता, वो प्रस्तुत करता हूँ कि जिसके बिना संभव नहीं काज, जो पैदा करता है अनाज, और नेताओं का यह कैसा समाज कर दिया दाने दाने को मोहताज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरी कमी भी मैं यही मानता हूँ कि मैं जब कविताएं लिखता हूँ तो वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है मतलब ज़्यादा लंबी नहीं हो पाती, छोटी छोटी कविताएं लिखने का प्रयास करता हूँ। लाइन में इतनी गहरी बात कर जाते हैं तो वो समझने वाले के लिए बहुत बड़ी वो है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। सुधीनंदन जी, जब आपने अपनी कविताएं लिखना शुरू की तो इसमें आपने अब तक कितना संकलन आपके पास हो चुका कविताओं का? कविताओं का जैसे व्यंग्य की रचनाओं का बात करते हैं तो लगभग एक किताब के लिए जितनी आवश्यकता होती है उसका 50% कंप्लीट हो चुका है। लगभग 40-50 रचनाएं मेरी उसमें हैं, और अभी मैं नया जो प्रयास कर रहा हूँ गज़ल लिखने का, तो उसमें भी लगभग 55 के आसपास गज़लों का संग्रह हो रहा है, और कुछ इंग्लिश में भी लिखने का प्रयास किया है, तो अलग अलग विधाओं में लिखने की कोशिश रहती है। अब जैसे ही वो एक संख्या, निश्चित संख्या तक पहुँचेंगी तो वो किताब के रूप में आपके समक्ष होंगी। जी। सुधीनंदन जी, जो साहित्यिक अकादमियाँ हैं जी, वह भी इसमें पुस्तक प्रकाशन के लिए आर्थिक संबल देती है। बिल्कुल। तो क्या पांडुलिपि वहाँ भेजने का विचार है, क्या मानते हैं? बिल्कुल सर, वो पांडुलिपि भेजने का मेरा विचार है। जैसे ही वो संकलन तैयार होगा उसकी पांडुलिपि बनाकर और अकादमी को मैं भेजने का प्रयास करूँगा, ताकि अकादमी से जब कोई चीज़ निकलती है तो शायद उसका ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो उसके तहत, हालांकि प्रभाव एक अलग चीज़ है, लेकिन एक रचनाकार के लिए ये है कि अगर अकादमी से वो अप्रूव हो गई तो एक आंतरिक शांति महसूस हो जाती है कि जब अकादमी ने कही है तो कहीं ना कहीं मेरी रचनाएं ठीक हो गई है। वो एक स्वीकृति रहती है, और उस स्वीकृति से एक मन को शांति मिलती है। उसके लिए शायद मैं वो चीज़ करूँगा। सुधीनंदन जी, जब आपने कॉलेज के समय से लिखना शुरू कर दिया जी, लेकिन इस यात्रा को गति देने के लिए आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? इस यात्रा को लिखने में अगर मेरे घर से मैं कहूँ तो मेरे पिताजी काफ़ी सहयोग करते हैं, क्योंकि उनको साहित्य में खुद को भी बड़ी रुचि है। उनको सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। कवि सम्मेलनों को जब वो सुनते हैं तो जब वो उतनी रुचि से जब हम साथ में बैठ के उस चीज़ को सुनते हैं तो घर से तो मुझे वो सपोर्ट मिलता है। और जो खुमान सिंह जी परिहार हैं, जब हम काव्य को लेके आपस में चर्चा करते हैं तो उनका जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वो मुझे काफ़ी प्रभावित करता है, और उससे जो काव्य यात्रा है, मैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने कुछ लिखा, अब वो मन होता है कि किसको सुनाए या कैसा लिखा, तो फिर मैं कॉल करता हूँ खुमान सिंह जी को, यार कि आप जो भी काम कर रहे हो छोड़ो, पहले 4 लाइनें सुन लो, कैसी हो गई बता दो। तो फिर मैं उनको सुनाने का प्रयास करता हूँ। कुछ मेरे मित्र हैं जो शायद वो साहित्य रचनाएं तो नहीं करते, पर श्रोता के रूप में मैं उनको अच्छे से सुनाता हूँ, ताकि वो फीडबैक मुझे मिल जाए कि हाँ ठीक हो गया है। वो कोशिश रहती है बस। आप क्या मानते हैं, आपकी जो साहित्यिक यात्रा अनवरत जारी रहेगी? बिल्कुल, साहित्य से जुड़ाव तो आंतरिक है तो वो तो हमेशा रहेगा ही,
और साहित्य के क्षेत्र में और प्रयास करने की, जो नई नई चेष्टाएं करने की कोशिश है वो भी जारी रहेगी। और क्योंकि किसी ने कहा है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, तो अगर हम इसी रूप में समाज का कुछ सेवा कर पाएँ या समाज के बारे में कुछ लिख पाएँ और उससे कोई प्रेरित भी हो जाए, तो वो हमारा जो कार्य है वो सफल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कोई रचना और हो आपके पास दर्शकों को? बिल्कुल, मैं एक रचना आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा जिसका शीर्षक है मंजिल। क्योंकि मैं कोटा नगरी में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर जो विद्यार्थी वर्ग है वो सबसे ज़्यादा इस समस्या को महसूस करता है, जिस समस्या को मैंने ध्यान में रखते हुए उसको लिखा है। क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं, बच्चा जब 12th पास आउट करता है या ग्रेजुएशन करता है, जब नौकरी के प्रति संघर्षरत होता है, तो उसके मन के क्या विचार होते हैं, समाज के जो विचार हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने ये रचना को लिखा है, जिसका शीर्षक है मंजिल। मैं प्रस्तुत करता हूँ। मंजिल। मंजिल जैसे भाव की मूरत, दिखने में सलोनी सूरत, देख जिसे जी ललचाए और कोई मन को ना भाए। डगमग डगमग आगे बढ़ते, हारों से हम खेद न करते, अचानक से मन भर जाता साहस से अदम्य, रुके बीच में तो होगा ना यह अपराध अक्षम्य। इसी सोच से आगे बढ़ते, समय के सांचे में ढलते, करते नहीं बिन कर्म के आस, श्रम है तो सब होगा पास, पर श्रम के साथ ज़रूरी थोड़ी बुद्धिमानी है। लोगों ने हमको हराने की मनी मन ठानी है, करते रहते कोशिश, कर दे साहस विच्छिन्न हमारा, पर सबकी सोच से ऊपर हो एक दृढ़ संकल्प सहारा। और हिम्मत के इस पथ पर चलते, एक दिन ऐसा आएगा, राही पथ का मंजिल पाकर खुशियों से भर जाएगा, राही पथ का मंजिल पाकर खुशियों से भर जाएगा। बहुत बढ़िया सुधीर नंदन जी। सुधीर नंदन जी, आपने जो बड़े मंच भी साझा किए कवि के रूप में? बड़े मंच साझा शुरुआती दौर में एक दो किए थे, लेकिन फिर उसको नहीं कर पाया मैं आगे कंटिन्यू। क्योंकि मैं रचनाएं, मेरा ये रहता है कि अगर मैं नई रचनाएं नहीं कर पाऊँ और एक ही या कुछ ही रचनाओं को जाके मंचों पे बोलता रहूँ, तो शायद मैं उचित अपनी प्रस्तुति नहीं दे पाऊँगा। बहुत अच्छी बात है आपने। तो मुझे काव्य रचना में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बजाय इसके कि मंच अगर साथ में हो जाए तो अच्छी बात है, बट लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। सुधीर नंदन जी, आपने जो अभी तक लिखा उसमें चाहे वे व्यंग्य के रूप में लिखा, समाज को क्या परोसा आपने उसको? जैसे कि मेरा शीर्षक हमेशा अलग अलग होता है। मेरा व्यंग्य का उद्देश्य सिर्फ इतना सा रहता है कि या तो कोई ऐसा वर्ग हो या कोई ऐसी चीज़ हो कि कहीं ना कहीं वो छूट गई हो, उस चीज़ को मैं पकड़कर अपनी कविता का रूप देकर लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, ताकि जो लोग हैं या जो हमारे समाज का एक स्वरूप है उसको स्वीकार करें कि ये समस्याएं हमारे बीच में हो सकती हैं या हैं। तो उसको दृष्टिगत करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर नज़र जाए और उसको सुधार करने का हम प्रयास करें। जैसे अभी मैंने एक मंजिल शीर्षक की कविता सुनाई है, तो वो वैसे तो मंजिल शीर्षक और मंजिल पाना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब समाज ही अपने बच्चों के बीच में रोड़ा बन के खड़ा हो जाता है तो फिर व्यंग्य लिखने की आवश्यकता महसूस होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार है सुधीर नंदन जी। सुधीर नंदन जी, जाते जाते एक कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल, मैं 4 पंक्तियाँ और सुनाता हूँ दर्शकों के लिए। कभी कभी हमारे जीवन में एक दौर ऐसा आता है कि अपनों से लड़ाई करनी होती है। तो जब अपनों से लड़ने की बारी आती है, मतलब दुनिया का सबसे मुश्किल जो काम है मुझे लगता है वो है अपनों से लड़ाई का। क्योंकि दूसरों से लड़ना तो आसान है क्योंकि हम भावनात्मक रूप से उनसे नहीं जुड़े होते, लेकिन अपनों से जब भावनाएं जुड़ी हुई और फिर उनसे लड़ना पड़े। तो 4 पंक्तियाँ मैंने लिखी थी कि समझ के भेद दुनिया के सारे बड़ा होता, अपनी बाजुओं की बदौलत खड़ा होता, और हुनर सीख जाता मैं अपनों से लड़ने का, अगर बचपन से गीता पाठ मैंने पढ़ा होता, अगर बचपन से गीता पाठ मैंने पढ़ा होता। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कवि शिक्षक सुधीर नंदन सचिन जी, सुकेत से पधारे। इन्होंने शिक्षक रहते हुए भी अपनी काव्य यात्रा बराबर जारी रखी और इन्होंने अपने विधा में व्यंग्य भी लिखे हैं और समाज को और आज के युवा को संदेश
परत रचनाएं सौंपी है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो STN के दर्शक हैं, वो इस चैनल के माध्यम से नए नए लोगों से जुड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं और अपना समय निकाल के देख रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर।